हेलो हाय नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और मैं हूँ सिमरन। स्वागत है आपका स्विच बुलेटिन में। यहाँ मिलेगा आपको न्यूज का एकदम हटके वर्जन। हर स्टोरी में मिलेगा एक जबरदस्त ट्विस्ट। आज के बुलेटिन में बात होगी यूपी में 30 सेकंड में हो रहे डकैती की, बांग्लादेश के महत्वाकांक्षी योजनाओं की, जिसे सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। बांग्लादेश से आगे बढ़कर हम आपको नासा और इसरो के पहले मिशन के बारे में भी बताएंगे, जो कि है काफी एम्बिशियस। ये रहा आज के स्विच बुलेटिन का धमाकेदार प्रीव्यू। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग न्यूज और एक्सपीरियंस चाहिए तो फटाफट YouTube, Facebook और Instagram पर हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहां आप देख सकेंगे और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स, पब्लिक के अनफिल्टर्ड रिएक्शंस और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी पर इन डेप्थ एनालिसिस। तो स्विच के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया, बुलेटिन का प्रीव्यू भी डिस्कस कर लिया, तो चलिए देर किस बात की है, अब सीधे बुलेटिन की तरफ बढ़ते हैं। 2 तमंचे, 30 सेकंड और 2 लाख की लूट। यूपी में आजकल लूट का ये ट्रेंड काफी चर्चा में है। हाल ही में यूपी के सहारनपुर में तमंचे की नोक पर एक जन सेवा केंद्र में डकैती को अंजाम दिया गया। जिस स्टेट के सीएम अपराधियों के लिए ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हैं, उस राज्य में आखिर अपराधी इतने निडर कैसे होते जा रहे हैं? ये सवाल अब पॉलिटिक्स के गलियारों में भी गूंज रहा है। सहारनपुर की लूट का पूरा मामला क्या है, जानिए वैभव की रिपोर्ट से। जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। 2 तमंचे और 30 सेकंड। यूपी में आजकल 2 लाख रुपए कमाने के लिए, माफ कीजिएगा, हथियाने के लिए बस यही चाहिए होता है। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं, जहां तमंचे की नोक पर एक जन सेवा केंद्र में डकैती को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बना लिया और पैसे और 2 आईफोन लेकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री सरेआम अपराधियों को एनकाउंटर की चेतावनी देते हैं, राज्य की पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के नाम से एनकाउंटर ऑपरेशन चला रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पैर पर गोली मार दी जाती है, लेकिन तब भी अपराधियों में शासन प्रशासन का डर नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बस इसी को लेकर मोदी योगी की जोड़ी पर तंज कसा है। सहारनपुर लूट का वीडियो शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग क्राइम हो गया है। वहीं आरोप लगाया कि प्रदेश में हर लूट के पीछे बीजेपी नेताओं का ही हाथ होता है। क्या है लूट और राजनीति की ये पूरा कनेक्शन और क्या है कहानी, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। 21 दिसंबर शनिवार रात करीब 8 बजे का समय था। जन सेवा केंद्र के अंदर 2 कर्मचारी काम कर रहे थे। तभी बाइकों पर सवार होकर 4 नकाबपोश बदमाश जन सेवा केंद्र में एंट्री करते हैं। काउंटर पर पहुंचते ही 2 बदमाशों ने तमंचे तान दिए। कहा जल्दी से फ़ोन और सारा पैसा लाओ, नहीं तो जान से मार देंगे। एक कर्मचारी ने अपना फ़ोन बचाने की काफ़ी कोशिश भी की, लेकिन बदमाश ने झटके से फ़ोन छीन लिया। जिस तरीके से फ़ोन छीना गया, उससे व्यक्ति की कलाई भी टूट सकती थी। कर्मचारियों ने बदमाशों का विरोध करने की कोशिश की तो बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी देने लगे। इससे जनसेवा केंद्र के कर्मी घबरा गए। हाल ये रहा कि कैश निकाल कर देने के बजाय उन्होंने पूरा गल्ला ही और पूरा ड्रॉअर ही उठाकर बदमाशों के सामने रख दिया। जनसेवा केंद्र में जिनके साथ ये पूरी घटना हुई, उनका नाम शुभम जैन और शुभ्रांश जैन था। लूट के बाद शुभम जैन ने अपनी कार से बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाशों ने फिर तमंचा दिखाया और फरार हो गए। साथ साथ हमारे पीछा करना शुरू कर दिया। जब उन्हें पता लगा चोरों को कि हम उनका पीछा कर रहे हैं, तो उन लोगों ने हमें कट्टा दिखाया, जिससे कि हम थोड़ा सा डर गए, क्योंकि ऐसा ना हो हमारे ऊपर फायर कर दे। तत्पश्चात हम उनका पीछा करते रहे। खेड़ा भी क्रॉस करा, बाजार था पूरा खेड़ा, वो भी उन्होंने क्रॉस किया। क्रॉस करके खेड़ा से पार करके वो मोहद्दीपुर तक गए और मोहद्दीपुर में अंदर जंगलों में चले गए, जो कि हमें फिर तत्पश्चात नहीं मिला। पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक 4 अपराधियों की पहचान भी हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी करने के लिए टीमें भेजी जा चुकी हैं। बहरहाल गौर करने वाली बात यह है कि इस अपराध से राजनीतिक डैमेज भी हुआ है। सीएम योगी की जो नो नॉनसेंस दबंग छवि है, उसको काफ़ी चुनौती दी गई है और उस पर दाग भी लग गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सहारनपुर लूट का ये पूरा वीडियो शेयर करके सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली नैरेटिव पर तंज कसा है। कहा कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग क्राइम हो गया है। बस इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में पूरी भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में जितने भी अपराध होते हैं, पता चलता है कि उनके पीछे बीजेपी नेताओं का ही हाथ है। गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए। जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे।
और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है उसकी चोरी। अखिलेश यादव के इस लॉजिक से देखें तो सवाल उठता है कि क्या सहारनपुर में हुई इस डकैती के पीछे भी बीजेपी के किसी नेता का हाथ हो सकता है। योगी सरकार अपराधियों का एनकाउंटर करवाती है, उन्हें पकड़वाती है, इसके लिए मशहूर हो चुकी है। क्या ये कुछ अपराधियों को छोड़ती भी है? क्या उन्हें बचाया जाता है? क्या यूपी में मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम वाला खेल खेला जा रहा है? खैर, राजनीति जैसी भी हो, बॉटम लाइन ये है कि अपराध तो हो रहे हैं। तमंचे की नोक पर पैसों की लूट भी हो ही रही है। इन अपराधियों को रोकने के लिए ये सरकार का काम है। हंगामा नेशनली इंटरनेशनली दोनों जगह ही चल रहा है। अब बांग्लादेश को ही देख लीजिए। हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से लगातार बांग्लादेश खबरों में है और हाल ही में अब बांग्लादेश के नए मैप को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस नए मैप को लेकर हंगामा भारत में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ मुद्दे की बात यह है कि आखिर बांग्लादेश के नए नक्शे में ऐसा क्या है जिसे लेकर हड़कंप मचा है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए सैयद सोबान की ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से लगातार बांग्लादेश खबरों में है। हाल ही में विवाद बांग्लादेश के नए नक्शे को लेकर हुआ, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। ये मामला खबरों में क्यों बना हुआ है, सबसे पहले आपको ये यहाँ पर समझाते हैं। दरअसल 22 दिसंबर को पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं तहसीन पूनावाला, उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में रहा, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट किया था। इस पोस्ट में उन्होंने बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के नाहिदुल इस्लाम के पोस्ट पर रिएक्ट किया था। अब आपका यहाँ पर सवाल होगा कि ये नाहिदुल इस्लाम कौन है? तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में वो एडवाइज़र हैं। इन्होंने 20 दिसंबर को बांग्लादेश का एक मैप शेयर किया था जिसमें लिखा था, वी ऑल्सो हैव करेज, वी कैन ड्रीम। इस पर तहसीन पूनावाला ने लिखा, भाई तुम्हारा ये सपना तुम्हारे सबसे बुरे सपने में बदल जाएगा। हम तुम्हें दोस्त की तरह मानते हैं, लेकिन अगर तुम सीमा लांघोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम हमसे कभी भिड़ना नहीं चाहोगे। तुम्हारा देश बनाने में हमें 13 दिन लगे, इसे मिटाने में हमें 13 मिनट लगेंगे। इसी तरह का एक और मैप बांग्लादेश का ही मैप बताया गया था वो, और इंटरिम गवर्नमेंट के महफूज आलम हैं बांग्लादेश के, उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों पहले शेयर किया था। और सवाल यहाँ पर आता है कि इस मैप पर विवाद क्यों है? तो विवाद इसलिए है क्योंकि इस मैप में भारत के कई हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था, जिसमें कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्से शामिल किए गए थे। इस पोस्ट का जब विरोध शुरू हुआ तो ये पोस्ट बाद में हटा ली गई थी कथित तौर पर। भारत सरकार ने भी इस मुद्दे को संज्ञान में लिया और कड़ा विरोध जताया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि हमने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हमें पता चला है कि जिस पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है उसे कथित तौर पर हटा दिया गया है। हम सभी संबंधित पक्षों को याद दिलाना चाहेंगे कि वो अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहें। तो ये एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बयान आया था। भारत बांग्लादेश के रिश्ते अगस्त में मोहम्मद यूनुस के अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही तल्ख नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसमें भारत उससे इत्तेफाक नहीं रखता है। जैसे पाकिस्तान के समर्थन वाली जमात इस्लामी को बांग्लादेश सरकार ने पहले बैन किया हुआ था, लेकिन तख्ता पलट के बाद उस बैन को हटा लिया गया था। बांग्लादेश की यूनुस सरकार में वहाँ के माइनॉरिटीज़ खास करके हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के अनुसार 4 से 20 अगस्त के बीच में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 2000 से ज़्यादा घटनाएं दर्ज की गई थीं। इनमें 9 हत्याएं, पूजा स्थलों पर 69 हमले और महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी शामिल हैं। वैसे ग्रेटर बांग्लादेश का विवाद शायद आगे ना बढ़े क्योंकि इस पोस्ट को हटा लिया गया है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। उधर ऑफिशियली बांग्लादेश सरकार ने मांग की है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए क्योंकि उन पर बांग्लादेश में मुकदमे चल रहे हैं। और बांग्लादेश में अगस्त में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना ने भारत का रुख किया था, तब से ही वो भारत में रह रही हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेश के नए मैप को लेकर वाद विवाद सुलग रहा है, तो वहीं बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को लेकर खबरें थमने का नाम नहीं ले रही।
लेटेस्ट अपडेट में अब बांग्लादेश ने भारत से फॉर्मली रिक्वेस्ट की है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेज दे। ये रिक्वेस्ट उन्होंने प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट के तहत भेजी है। सवाल ये है कि क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजना चाहिए, और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। ये सब कुछ जानिए स्वर्णा की इस रिपोर्ट से। भारत बांग्लादेश प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट क्या है? क्या भारत सरकार को शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए? अगर ऐसा भारत नहीं करेगा तो उसका असर इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या पड़ेगा? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। बांग्लादेश ने 23 दिसंबर को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी जिसमें शेख हसीना को वापस करने की मांग थी। जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है तभी से ये मांग हो रही थी कि भारत को फॉर्मर पीएम शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। हालांकि इससे रिलेटेड कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, लेकिन अब इसको लेकर फॉर्मल रिक्वेस्ट भी आ चुका है। मोहम्मद यूनिस की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के आरोप लगाए हैं। अब यहाँ पर बांग्लादेश किस ट्रीटी का हवाला दे रहा है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया गया था, जो कि 2016 में जिसे अमेंड किया गया। उस समय बांग्लादेश में शेख हसीना की ही सरकार थी। पहले ये कानून काफ़ी ज़्यादा सख्त था, लेकिन फिर 2016 में जो इसमें अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से इसे भारत से किसी भी बांग्लादेश के आरोपी को वापस लाना थोड़ा आसान हो गया। पहले भारत इससे जुड़े सबूत मांग सकता था और फिर ये डिसाइड कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर बांग्लादेश के किसी कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि उसे भारत से किसी व्यक्ति को बांग्लादेश वापस करना है तो भारत को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। बांग्लादेश का ये कहना है कि भारत और बांग्लादेश इस ट्रीटी की वजह से लीगली बाउंड है, क्योंकि इस ट्रीटी में एक कंडीशन दिया गया है कि अगर बांग्लादेश किसी व्यक्ति को भारत से वापस बांग्लादेश भेजने की मांग करता है और उस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप है वो आरोप बांग्लादेश में तो क्राइम है लेकिन इंडिया में वो क्राइम नहीं है, बस उसी केस में इंडिया उस व्यक्ति को वहां पर वापस नहीं भेज सकता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि बांग्लादेश में कोई एक क्राइम एक व्यक्ति ने किया, जो क्राइम बांग्लादेश के लिए तो क्राइम है लेकिन भारत का जो नियम कानून है उस हिसाब से वो यहाँ पर एक क्राइम नहीं है, तो ऐसे केस में भारत उस व्यक्ति को बांग्लादेश भेज नहीं सकता है। लेकिन और यही दलील जो है वो बांग्लादेश ने शेख हसीना को वापस बुलाए जाने को लेकर दी है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारत बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने से मना कर सकता है क्या? इसका जवाब है हाँ, भारत अभी भी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने से मना कर सकता है। ऐसा किस नियम के तहत हो सकता है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस ट्रीटी में ही आर्टिकल 6 ये कहता है कि अगर किसी को वापस देश बुलाए जाने की मांग किसी पॉलिटिकल ऑफेंस की वजह से हो रही है, अगर ये मांग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तब भारत मना कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 8 में इसी ट्रीटी के ये भी कहा गया है कि अगर ये मांग किसी मिलिट्री कोर्ट या मिलिट्री लॉ द्वारा की गई है तब भी भारत इसको मना कर सकता है। आर्टिकल 8 में ये भी कहा गया है कि अगर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो अनजस्ट और ऑप्रेसिव है तब भी भारत एक्स्ट्राडिशन के लिए मना कर सकता है। तो भारत ऐसा कह सकता है कि शेख हसीना के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और भारत ऐसा करने से उन्हें वापस बांग्लादेश भेजने से मना कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि अगर भारत ऐसा करता है तो उसका जियोपॉलिटिकल असर क्या पड़ेगा। तो अभी कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भारत को मोहम्मद यूनिस के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए, जो वहाँ की अंतरिम सरकार है और भारत सरकार की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो भारत के साथ कैसे रिश्ते बनाना चाहती है ये भी काफ़ी ज़्यादा साफ है। जब से अंतरिम सरकार वहाँ पर बनी है उसके बाद से ही कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ जाकर स्टैंड लिया है या फिर कुछ ऐसा कहा है जो कि भारत के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो अवामी लीग है, जिस पार्टी से शेख हसीना वहाँ पर प्रधानमंत्री बनाई गई थी, वो बांग्लादेश की बहुत बड़ी पार्टी है जो फिर से वापसी भी कर सकती है। तो इसके कई पहलू हैं और इसमें अब आगे क्या होगा ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल बांग्लादेश ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है और शेख हसीना की वापसी को लेकर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेज दी है और इंडिया को, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2013 में ट्रीटी साइन हुई थी, उसका भी हवाला दे दिया है। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पर भारत का क्या स्टैंड होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की टेंशन जहां जियोपॉलिटिकल अटेंशन ड्रॉ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन
हेडलाइंस बना रहा है। बिल्कुल, ये है नासा और इसरो की पार्टनरशिप का लेटेस्ट कोलैब, जिसमें दोनों स्पेस एजेंसीज मिलकर एक रेवोल्यूशनरी सैटेलाइट निसार लॉन्च करने जा रही है। क्या खासियत है इस सैटेलाइट की और इस पार्टनरशिप की और भी डिटेल्स क्या हैं, सब कुछ जानिए हमारी अगली इस रिपोर्ट में। नासा और इसरो ने एक मिशन के लिए हाथ मिलाया है। इस मिशन के तहत दोनों स्पेस एजेंसीज एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगी जिसका नाम है निसार। क्या कुछ खास बातें हैं इस मिशन की, चाहे वो इस सैटेलाइट के ऑब्जेक्टिव्स हो या उसे बनाने का खर्चा, इन सब पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, दोनों ही स्पेस एजेंसी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, जिसका शॉर्ट फॉर्म है निसार, सैटेलाइट को मार्च 2025 में लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। ये मिशन, जो कि 5000 करोड़ का है, ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने और इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2009 में इस सैटेलाइट के आइडिया के बारे में सोचा गया था। 2.8 टन का निसार सैटेलाइट प्लैनेटरी चेंजेस को अनमैच्ड प्रिसिजन के साथ मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सैटेलाइट हर 12 दिन में अर्थ के लगभग सभी लैंड आइस सर्फेसेस को 2 बार स्कैन करेगा, इकोसिस्टम्स, लैंड डायनामिक्स और आइस फॉर्मेशंस के बारे में इंट्रिकेट डिटेल्स भी कैप्चर करेगा। आपको बता दें, शुरुआत में नासा ने जर्मनी के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में इसरो की सक्सेसफुल मिशंस जैसे कि चंद्रयान 1 और रीसैट 2 के बाद इंडिया के साथ पार्टनरशिप की। ये मिशन 2014 में फॉर्मली शुरू हुआ था, एम्फसाइजिंग द म्यूचुअल कमिटमेंट ऑफ द टू स्पेस एजेंसीज टुवर्ड्स साइंटिफिक एडवांसमेंट। निसार एडवांस सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी सार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो इसे ट्रेडिशनल इमेजिंग सैटेलाइट से अलग बनाता है। इसकी कैपेबिलिटीज में हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जनरेट करना, रेडियो सिग्नल्स का उपयोग करते हुए डार्क और एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी काम करना, सरफेस चेंजेस को 1 इंच तक डिटेक्ट करना और डेंस वेजिटेशन में पेनिट्रेट करना शामिल है, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग हो सकती है। सैटेलाइट में डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार है, नासा का एल बैंड विच इज 1.25 गीगाहर्ट्ज और इसरो का एस बैंड विच इज 3.20 गीगाहर्ट्ज, जो अनपैरेलल्ड डेटा एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। निसार इसरो के GSLV Mk2 रॉकेट के माध्यम से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। ये 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा और इसका प्लान्ड मिशन ड्यूरेशन 3 साल का है। निसार के ऑब्जर्वेशंस काफी वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस रखते हैं, जैसे कि इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन और आइस डायनामिक्स का स्टडी करना, जियोलॉजिकल इवेंट्स जैसे अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स और वोल्केनिक एक्टिविटीज को मॉनिटर करना। ये डेटा साइंटिस्ट को सॉलिड अर्थ मूवमेंट और उनके इम्प्लीकेशंस समझने में काफी हेल्प करेगा। आपको बता दें, निसार मिशन में डिलेज आए थे, खासकर उसके 12 मीटर रेडार एंटीना रिफ्लेक्टर के टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण। नासा ने रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग करके टेम्परेचर रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व किया। क्रिटिकल कंपोनेंट्स को अक्टूबर 2024 में यूएस से इंडिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो कि एक इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिकल फीट था। सो कुल मिलाकर बात सिंपल सी है, नासा सैटेलाइट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अर्थ पे हो रहे क्लाइमेट चेंजेस को इफेक्टिवली मॉनिटर करना, जिससे कि किसी भी सिचुएशन में साइंटिस्ट को रिलेटिवली क्लियर और प्रिसाइज डेटा मिल सके विद प्रॉपर इमेजिंग। ये नासा और इसरो का पहला ऐसा कोलैबोरेशन है विच अगेन हाईलाइट्स इंडिया स्पेस एडवांसमेंट। तो आज के स्विच बुलेटिन में नेशनल, इंटरनेशनल और स्पेस, इन तीनों एस्पेक्ट्स की खबरों को हमने आपके सामने पेश किया, चाहे वो हो यूपी में हुई लूट की खबर या बांग्लादेश इंडिया की टेंशन या हो नासा इसरो का लेटेस्ट कोलैबोरेशन। और हाँ, सिर्फ यही नहीं, स्विच के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव डिटेल स्टोरीज, ग्राउंड रिपोर्ट्स और फुल ऑन फैक्ट्स बेस्ड एक्सप्लेनर्स मिलेंगे। बस आपको करना होगा स्विच को फॉलो और सब्सक्राइब। देखते रहिए स्विच।